Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about formwork. In this session, we also discuss about what is formwork, requirement of good formwork, economy in formwork, materials for formwork, slip form techniques, and last is removal of formwork. And the last topic is very useful for MCQ type exams. So let's get started with introduction to formwork. Temporary supporting structure are those structures which are temporarily required in building construction, either for supporting the laying of concrete till it gets matured, such as formwork or forms or shuttering, or for supporting the material and labor for execution of some construction work, such as scaffolding, shoring or underpinning. So फ्रेश कंक्रीट को कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के फॉर्म में रखने के लिए हम एक टेम्पररी सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मवर्क. देन मटेरियल्स एंड लेबर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज स्कैफोल्डिंग. सो व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग मीन्स is a temporary structure used to support laborers and material to aid in the construction, maintenance and repair works, and also bridges and all other man-made structure. So we provide one temporary structure that's called scaffolding. Second one is shoring. Shoring is generally used during repair or any alterations. So let's what is shoring? Shoring is a process of temporarily supporting a building, vessels, structure or trench or source when in danger or collapse or during repair or alterations. The shoring comes from shore, टिम्बर और मेटल प्रॉप. वहाँ पे हम टिम्बर और मेटल प्रॉप का यूज़ करके एक टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. उसका रिपेयर यानी कोई अल्ट्रेशन के लिए उसको हम बोलते हैं शोरिंग. शोरिंग है वो मे बी वर्टिकल एंगल होता है और हॉरिजॉन्टल भी रहता है. देन थर्ड वन है अंडरपिनिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरपिनिंग? सो अंडरपिनिंग मीन्स अ सॉलिड फाउंडेशन laid below ground level to support or strengthen a building. उसको हम बिलो ग्राउंड लेवल पे उसका यूज़ करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग एनी बिल्डिंग. In case of circular work such as arches and lintels, the term centering is used in place of formwork. कोई भी सर्कुलर टाइप्स का कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो वहाँ पे हम आर्चीज और लिंटल्स का यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटरिंग. लिंटल और आर्चीज का कोई भी वर्क हो तो वहाँ पे हम फॉर्मवर्क की जगह पे सेंटरिंग वर्ड यूज़ करते हैं. द टर्म मोल्ड्स इज यूज्ड फॉर फॉर्म्स व्हेन दे आर यूज्ड फॉर प्रीकास्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट यूनिट्स सच एज लिंटल्स, कॉर्नाइस, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, बीम एक्सेट्रा. सो लिंटल, कॉर्निस, कॉन्क्रीट ब्लॉक, बीम उसको प्रीकास्टिंग करने के लिए हम एक फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. जनरली उसको हम बोलते हैं मोल्ड्स. देन द फॉर्मवर्क और शटरिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड एज ए मोल्ड फॉर द स्ट्रक्चर इन विच कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड and in which it hardens and gains sufficient strength for self-supporting. This temporary structure is known as formwork. So formwork है, formwork और शटरिंग है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है. उसका यूज हम एज ए मोल्ड कोई भी स्ट्रक्चर को रखने के लिए करते हैं ताकि कंक्रीट है वो हार्ड हो जाए और वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो गेन कर ले
तब तक हम उसको हम एक टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्म वर्क. When the concrete has reached a certain required strength, the form is no longer needed and is removed. कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ गेन करने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है उसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं. द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग द फॉर्मवर्क इज कॉमनली नॉन एज स्ट्राइपिंग. सो दिस वर्ड इज वेरी मोस्ट टाइम बिफोर एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशंस. द फॉर्मवर्क को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइपिंग. द कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क may be up to 20 to 25% of the cost of structure in building work. बिल्डिंग वर्क में 20 से 25% तक का जो कॉस्ट होता है वो फॉर्म वर्क का रहता है. द फॉर्म्स whose component can be reused several times are known as panel form. जो फॉर्म के जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट को हम रीयूज कर सके, सेवरल टाइम उसका हम यूज कर सके तो उसको हम बोलते हैं पैनल फॉर्म्स. इन कॉन्ट्रास्ट, so these are stationary forms which are made for individual non-standard members and have no repeatable use. कई बार हम डिफरेंट एलिवेशन करने के लिए नॉन स्टैंडर्ड मेंबर का यूज़ करते हैं. ये जो नॉन स्टैंडर्ड मेंबर है उसका हम रिपीटेबल यूज़ कर सकते नहीं है. देन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ गुड फॉर्म वर्क. गुड फॉर्म वर्क की बेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है. So there are many requirements for a good form work. Good form work should satisfy the following requirements: easy removal, economy, strength, rigidity, less leakage, smooth surface, lightweight, quality and support. So first one is easy removal. The design of a form work should be such that it can be removed easily with least amount of hammering, and the removal of formwork should cause at least injury to the surface or edges of the concrete. Then second one is economy. As the formwork does not contribute anything to the stability of the finished structure, it should therefore be made economical by reducing the cost through proper design and construction. Then third one is strength. Formwork should be strong enough to withstand all load coming on it, such as dead load of concrete and live load during its powering, compaction and curing. The loads on formwork should be estimated carefully. The overestimation of loads results in expensive formwork, and the underestimation of loads results in the failure of formwork. Then the rigidity. The formwork should be rigid enough so that deflection is minimum. For visible surface in the completed work, the deflection is limited to one third of span for visible surface, and for hidden surface limited to 1/150 of span. It should be noted that rigid formwork will be robust and stiff enough to allow repeated use. So whenever we are using formwork, the formwork is rigid enough. Then less leakage. The formwork should be so arranged that there is a minimum of leakage through the joint. This is achieved by providing tight joint between adjacent section of the formwork. Then smooth surface. The surface of the formwork should be smooth and it should afford easy striping. This is achieved by applying crude oil or soft solution to the inside surface of formwork. Then lightweight. Formwork should be as light as possible. Then quality. The form should be designed and built accurately so that the desired size, shape and finish of the concrete is attained. Then last one is support. The formwork should rest on sound, hard and non-yielding support.
So these are the requirements of good form work. Then economy in form work. It should be noted that total cost of concrete construction also includes the cost of the form work use. यानी कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें हम फॉर्म वर्क का कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं. द फॉर्म वर्क which does not form the part of finished concrete structure sometimes exceeds cost of concrete itself. ये जो फॉर्म वर्क है वो फिनिश कंक्रीट स्ट्रक्चर का कोई पार्ट नहीं है, उसको हम कंक्रीट मैच्योर होने के बाद उसको रिमूव कर देते हैं. तो कई बार क्या होता है कि फॉर्म वर्क का कॉस्ट है, फॉर्म वर्क का हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कंक्रीट का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है. सो देयरफॉर every possible effort should be made to bring down the cost of form work while in use. So हमको ऐसे इफोर्ट करने चाहिए कि फॉर्म वर्क का जो कॉस्ट है तो उसको हम कम कर सकें. The following measures or steps should be taken to reduce the cost of form work and hence to achieve economy. So यहाँ पे कई सारे पॉइंट दिए गए हैं फॉर्म वर्क में इकोनॉमी लाने के लिए. The use of irregular shapes or forms should be avoided. Irregular shape और irregular shape के जो forms हैं उसको हमें avoid करने चाहिए. It should be fabricated in the modular sizes in a larger number so as to allow reuse of forms if possible. जो फॉर्म वर्क है उसको हमें मॉड्यूलर साइज में फैब्रिकेटेड करने चाहिए ताकि हम उसका रिपीटेबल यूज़ कर सकें. Then the working drawing of formwork should be prepared and checked before fabricating it. तो फॉर्मवर्क की पैनल्स को जोड़ने के पहले एक हमको वर्किंग ड्राइंग प्रिपेयर करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए फैब्रिकेटिंग करने से पहले. Then the component of the forms should be pre-fabricated on ground using power equipment in order to reduce labor cost and delay on the work. ये जो फॉर्म्स के कंपोनेंट है उसको पावर इक्विपमेंट का यूज़ करके ग्राउंड पे ही प्री फैब्रिकेट करने चाहिए. उसकी वजह से क्या होता है तो कि लेबर कॉस्ट कम रहता है और वर्क में डिले नहीं रहता है. लेबर कैन वर्क मोर एफिशिएंटली ऑन द ग्राउंड देन ऑन द स्कैफोल्ड. यानी कि ये जो कंपोनेंट्स है फॉर्म्स के तो वो फॉर्म्स के कंपोनेंट आप स्कैफोल्ड के ऊपर रह के उसमें इफिशियंसी नहीं आएगी वर्क करने में. तो उसकी वजह हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए तो कि जो भी कोई कंपोनेंट है फॉर्म के उसको हमें सबसे पहले ग्राउंड पे ही फैब्रिकेट कर लेने चाहिए. द रिमूवल एंड रीयूज ऑफ फॉर्म्स शुड बी परमिटेड इफ इट इज सेफ टू डू सो. जो फॉर्म्स को हमने रिमूव कर दिया और उसका हम रीयूज कर रहे हैं वो जो अच्छी तरह से सेफ हो, अच्छी तरह से कंक्रीट का स्ट्रक्चर रेजिस्ट करने के लिए सेफ हो तो उसका हम दूसरी बार उसका यूज़ कर सकते हैं. इफ पॉसिबल यूज डबल हेडेड नेल्स टू फैसिलिटेट देयर रिमूवल एंड टू रिड्यूस द डैमेज टू टिम्बर. टिम्बर का फॉर्मवर्क में डबल हेडेड नेल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसको जब हम रिमूव करते हैं उसको तब उसमें कोई डैमेज ना हो. द फॉर्म शुड बी क्लीन एंड ऑयल्ड आफ्टर ईच यूज. फॉर्मवर्क का यूज़ होने के बाद उसको अच्छी तरह से क्लीन करके उसमें ऑयल लगा देना चाहिए. Then materials for formwork. So there are various types of material used in formwork. First one is timber formwork, steel formwork, aluminium sheet formwork, fiberglass sheet formwork and plywood formwork. Then design features of temporary works.
The following points should be kept in mind while designing a formwork. The design of formwork should be such that it can be easily erected and easily removed. So formwork की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसको इजीली हम इरेक्ट कर सकें और इजीली रिमूव कर सकें. तो डिज़ाइन ऑफ फॉर्मवर्क शुड बी सच दैट इट कॉजेज लीस्ट इंजरी और डैमेज टू द सरफेस एज ऑफ कॉन्क्रीट. ये फॉर्मवर्क की जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन ऐसी करनी चाहिए कि कॉन्क्रीट की कोई भी एज हो या कोई सरफेस हो उसमें इंजरी कम हो. तो फॉर्मवर्क शुड बी रिजिड इनफ सो दैट डिफ्लेक्शन इज मिनिमम. फॉर्मवर्क है वो रिजिड होना चाहिए डिफ्लेक्शन कम रखने के लिए. द डिफ्लेक्शन लिमिट आर फॉर विजिबल सरफेस इज L upon 300 mm, for hidden surface is L upon 150 mm. If the forms are to be handled manually, the weight of single panel should not be exceed 35 kg per person. ये जो फॉर्म्स है उसको जब मैन्युअली हैंडल करते हैं तो पैनल का जो वेट है वो पर पर्सन 35 किलोग्राम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा लोड होना नहीं चाहिए. वाइल डिजाइनिंग ए फॉर्मवर्क द लोड्स ऑन फॉर्मवर्क शुड बी एस्टिमेटेड केयरफुली. जब हम फॉर्मवर्क की डिज़ाइन कर रहे हैं तो लोड्स का कैलकुलेशन केयरफुली करना चाहिए. द ओवर एस्टिमेटेड लोड्स रिजल्ट इन एक्सपेंसिव फॉर्मवर्क. जो ओवर एस्टिमेटेड आपने कैलकुलेशन कर दिया है तो फॉर्मवर्क का एक्सपेंस बढ़ जाएगा. एंड द अंडर एस्टिमेशन ऑफ लोड्स रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ फॉर्मवर्क. और आपने जो अंडर एस्टिमेशन कर दिया तो उससे वह क्या होता है तो कि फॉर्मवर्क है वो फेल होने की संभावना बढ़ जाती है. द साइज एंड शेप ऑफ फॉर्मवर्क शुड बी सच दैट इट कैन बी रिपीटली यूज फॉर डिफरेंट जॉब. और फॉर्मवर्क का साइज और शेप ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको रिपीटेडली यूज कर सके डिफरेंट जॉब में. वाइल डिजाइनिंग ए फॉर्मवर्क इनरेगुलर शेप शुड बी अवॉइडेड. फॉर्मवर्क का डिज़ाइन आप जब कर रहे हो तो इनरेगुलर शेप है उसको अवॉइड करना चाहिए. देन स्लिप फॉर्म टेक्निक्स. स्लिप फॉर्म टेक्निक्स इज ए स्पेशल टेक्निक ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट. ये जो स्लिप फॉर्म टेक्निक है कंक्रीट को प्लेस करने की एक स्पेशल टेक्निक्स है. दिस टेक्निक्स इज जनरली एडॉप्टेड फॉर टॉल स्ट्रक्चर लाइक चिमनीज एंड साइलोज. ये टेक्निक का यूज़ हम टॉल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर सकते हैं लाइक चिमनीज एंड साइलोज. इट इज़ ऑल्सो एडॉप्ट ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्शन. उसको हम पेमेंट कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. दिस टेक्निक्स इज़ यूजफुल फॉर वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन. ये टेक्निक्स को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. In case of vertical construction like chimneys and silos, using slip forming, concrete is continuously placed, compacted and formwork is pulled up by hydraulic jack. ये जो vertical construction है like chimneys और silos हम बना रहे हैं तो उसमें टेक्निक्स कैसे वर्क करती है तो कि कंक्रीट है वो कंटिन्यूसली प्लेस होता है और कॉम्पैक्ट भी हो जाता है और जो फॉर्मवर्क है उसको हम हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करके उसको हम पुल कर सकते हैं. The rate of slipping of formwork depends upon the temperature and strength development of concrete to withstand without the support of formwork. ये जो स्लिप फॉर्म टेक्निक्स का जो रेट रहता है वो कंक्रीट में टेम्परेचर और कितनी स्ट्रेंथ डेवलप करता है उसके पर निर्भर होगा कि आप कितना स्लिपिंग का रेटिंग है वो बढ़ा सकते हैं. This techniques was adopted for the construction of Bombay Stock Exchange building having irregular shape and many openings. ये टेक्निक का सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को उसका कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले यूज़ हुआ था. वहाँ पे बहुत सारे इनरेगुलर शेप्स है और मैनी ओपनिंग्स हैं. 380 फीट tall structure was completed in 38 days with formwork slipping of about 12.5 centimeter per hour. 380 फीट का ये टॉल स्ट्रक्चर है और जस्ट 38 डेज में कंप्लीट हो गया था और उसका जो फॉर्मवर्क स्लिपिंग टाइम है वो रेट है वो 12.5 सेंटीमीटर पर आवर का था. तो स्लिप फॉर्म पेवमेंट कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्लिप फॉर्म पेवर्स हैज़ कम टू इंडिया इन ए बिग वे. ये जो स्लिप फॉर्म पेवर का
हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आपने पेवर भी देखा होगा, ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने के लिए जो पेवर का यूज़ करते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म टेक्निक्स बोलते हैं। द स्लिप फॉर्म पेविंग मेथड वाज फर्स्ट टाइम एडोप्टेड इन दिल्ली मथुरा कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन इन 1990। सबसे पहले 1990 में दिल्ली मथुरा कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन करने में ये हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म मेथड का यूज़ हुआ था। इन द मुंबई पुणे 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे कंस्ट्रक्शन स्लिप फॉर्म पेवर वेर यूज। ये मुंबई पुणे 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है और अहमदाबाद बड़ौदा का एक्सप्रेस हाईवे का कंस्ट्रक्शन है, वो भी हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म टेक्निक्स का यूज़ करके किया गया था। अब उसका एडवांटेजेस देखते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ स्लिप फॉर्म वर्क, द कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स इज एलिमिनेटेड। ये कंटिन्यूसली वर्क होता है इसलिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट एलिमिनेट हो जाता है। हेंस फॉर स्ट्रक्चर विच मस्ट बी वाटर टाइट, और जॉइंट नहीं होने से स्ट्रक्चर भी आपका वाटर टाइट हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कैरिड आउट स्पीडीली, कंस्ट्रक्शन वर्क आप स्पीडीली कर सकते हो। दिस इज कंसिडरेबल सेविंग इन कॉस्ट ऑफ फॉर्म्स एज देयर लेस वेस्टेज ऑफ फॉर्म्स एंड दे कैन बी यूज सेवरल टाइम्स। तो वहाँ पे क्या होता है तो कि वेस्टेज कम होता है कंटिन्यूसली कंक्रीटिंग होने की वजह से, और एक ही फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं और वो फॉर्म को हम सेवरल टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये जो फॉर्म्स है उसका कॉस्ट में ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। देन यूजेस ऑफ स्लिप फॉर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनी, साइलोज, पियर, टावर्स एक्सेट्रा। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग बेसिस एंड वाटर रिजर्वोयर। These are the uses of slip form techniques. The last topic of this session, and that is removal of formwork. This topic is very most timeful, very most useful for MCQ type examinations. So यहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क दिया गया है कि कितने टाइम में आप फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेंबर का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले है वॉल, कॉलम्स, वर्टिकल साइड्स ऑफ बीम। सो इसका फॉर्मवर्क हम 1 to 2 days में रिमूव कर सकते हैं। देन सेकंड वन है स्लैब। स्लैब का फॉर्मवर्क को हम 3 days में रिमूव कर सकते हैं। देन बीम सॉफिट, यानी कि बीम का नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम 7 days में रिमूव कर सकते हैं। देन रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू स्लैब। स्लैब में जो आपने प्रॉप्स लगाए हैं उसका रिमूवल फॉर स्लैब स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, 4.5 मीटर का स्पान हो तो उसको हम 7 days में रिमूव कर सकते हैं। फॉर स्लैब स्पानिंग ओवर 4.5 मीटर, 4.5 मीटर से ज़्यादा स्लैब्स का स्पानिंग है तो उसको हम 14 days में रिमूव कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस फॉर स्पानिंग अप टू 6 मीटर, 14 days में उसको हम रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जो बीम और आर्चिस में हमने जो प्रॉप्स लगाए हैं उसको रिमूव करने के लिए जो स्पान 6 मीटर तक का हो तो 14 days में, और स्पानिंग 6 मीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम 21 days में उसको रिमूव कर सकते हैं। So now we are concluding our session. If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you very much.